अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, एक तरफ महंगाई से सताई अवाम जो है इस वक्त हुक्मरानों पर आस लगाए बैठी है कि इलेक्शंस के बाद जितने हुक्मरान हैं अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम उठाएंगे। मगर जो हमने तारीख़ उठाएं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की तारीख़ यही बताती है जितने भी हुक्मरान आज तक आए और जितने हुक्मरानों ने आज तक वादे किए, उनके वादे जो हैं आज तक हमारी कौम के साथ किए गए वादे वफ़ा ना हो सके, जिसकी वजह से जो अवाम है उसकी परेशानियों में इलेक्शन के बाद उसकी परेशानियाँ कम होने के बजाय उसमें मुसलसल इजाफा होता चला जाता है। अवाम परेशान होती चली जाती है। जितने भी वादे आप देख लें, कहीं 1 करोड़ नौकरी का वादा हो, कहीं मुफ्त बिजली फराहम करने का वादा हो या महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा वादा हो, वो भी वादा जो है दरा का दरा रह जाता है। अवाम उस हवाले से परेशान दिखाई देती है। अवाम से जानते हैं क्या उम्मीद है उन्हें साल 2024 में जो होने वाले इंतखाबात हैं, क्या समझते हैं उसके बाद क्या रिलीफ मिल पाएगा अवाम को, क्या वादे हुक्मरानों की जानिब से किए जाने वाले वादे इस दफ़ा वफा भी हो पाएंगे। अवाम से जानते हैं, उन्हीं की ज़बान हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह अभी मौजूदा हालात के हवाले से बात कर रहे थे, महंगाई की सूरत हाल पे बात कर रहे थे, उसके साथ साथ अभी जो इलेक्शंस करीब हैं, इस इलेक्शंस में जो वादे दावे हुक्मरानों की जानिब से किए जा रहे हैं और ये तकरीबन हर दफ़ा यही होता है, जो भी वादा दावा, कभी नौकरियों का, कभी मुफ्त बिजली फराहम करने का, तो कभी घर बनाने का जो वादा दावा किया जाता है हुक्मरानों की जानिब से, अवाम का इस पर ये कहना है कि वादे दावे हज़ारों किए तो जाते हैं मगर आज तक कोई वादा हुक्मरानों की जानिब से वफ़ा नहीं हुआ। मज़ीद इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इजाज़ तरीन साहब जो कि मुल्तान के यहाँ बहुत सीनियर सहाफ़ी भी हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वाह, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का अच्छा, ठीक है जी बिल्कुल ठीक। अभी बात कर रहे थे कि जिस तरह से इलेक्शंस करीब हैं और उसके साथ साथ से इस दफ़ा वैसे हमें बात नज़र नहीं आ रही, जैसे पहले इलेक्शंस करीब आते ही कैंपेन्स हो रही होती थी, उसके साथ जो वर्कर्स कन्वेंशंस हो रही होती थी। इस दफ़ा कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। लेकिन क्या समझते हैं जो इलेक्शंस अब होने वाले हैं, तो उसमें जितनी भी पार्टियों का मंशूर उठा लें, कभी कोई पार्टी हमें कहती है हम मुफ्त बिजली फराहम करेंगे, कोई पार्टी रोज़गार फराहम करने के मौके दे रही है, तो क्या समझते हैं ये जितने भी वादे हैं पहले भी ये हुकूमतें इन लोगों ने की, आज तक कोई वादा आप समझते हैं कि इनकी जानिब से वफा हुआ? देखें जी, कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। ये इन तमाम सियासी जमातों के पॉलिटिकल टैक्टिक्स हैं जो वादे ये इलेक्शन में आते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि 8 तारीख के बाद मुंतखब होने वाले या हारने वाले ये नज़र नहीं आएंगे, ना ये लोगों को मिलेंगे। इनके घरों पर जो है दरवाजे बंद होते हैं और चौकीदार होते हैं जो आवाम को नज़दीक नहीं आने देते। ये इनके एक पॉलिटिकल टैक्टिक्स है जो इस्तेमाल करते हैं। बिजली फ्री देंगे, घर बना देंगे, हम ये कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि हम IMF के पास गिरवी हैं और IMF जो शराइत हमें देगा हम उस पर अमल करेंगे। ये सियासतदान बस ये वोट लेने के लिए होते हैं मेरे अजीज़। ये वोट लेंगे और फिर ये रफू चक्कर हो जाएंगे 5 साल के लिए और 5 साल के बाद ये फिर नज़र आएंगे। और जिस तरह भी हम बात कर रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे ही होता है कि इलेक्शंस के दिन में ही जो सियासतदान हैं आवाम तक पहुंचते हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, आम शहरी तक भी जाते हैं। तो पाकिस्तान की हम अगर तारीख़ में पूरी बात कर लें तो क्या आप समझते हैं जितनी भी आपने अपनी ज़िंदगी में हुकूमतें देखी, तो आज तक कोई हुकूमत ऐसी हो जिसने बिल्कुल सिंसेरली पाकिस्तान के लिए कुछ किया हो, कौम के लिए कुछ किया हो, मुल्क के लिए कुछ किया हो? देखें जी, दावे तो सब करते हैं। पुरानी बात है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर की बात है, जब वो इक़्तिदार में आए उन्होंने लोगों को प्लाट भी दिए, उन्होंने लोगों को घर भी दिए, नौकरियां भी दी। और ये मैं एक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जितने लोग रोज़गार के लिए मिडल ईस्ट गए उसकी पाकिस्तान की तारीख़ में कोई ऐसी वो नहीं नज़ीर नहीं मिलती। उसके बाद जितने लोग भी आए, जितनी भी हुकूमतें आई, उन्होंने वादे किए, झूठे वादे किए, आवाम को टरखाया और आवाम के जज्बात से खेला। देखें, हम मुल्तान में खड़े हैं, जनूबी पंजाब जो है वो मसाइलिस्तान बना हुआ है, लोग घिरे हुए हैं। अब सब लोग आते हैं, IPPI वो कहती है हम जो है सूबा बनाएंगे, पीपल्स पार्टी कहती है सूबा बनाएंगे, नून लीग ने 2 सूबों की बात की। तो भाई मेरे यहाँ कोई किसी का नहीं है, ये सारे अपनी अपनी डुगडुगी बजाएंगे और चले जाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि 8 फरवरी के बाद
ये ना मुंतखब होने वाले नज़र आएंगे ना हारने वाले नज़र आएंगे। तो ये भी बता दीजिएगा, जिस तरह अभी बात कर रहे हैं हम मंशूर के हवाले से, तो 1 करोड़ नौकरियों का भी वादा हुआ नौजवानों के साथ। अभी अलमिया ये है कि मुल्क से सालाना लाखों नौजवान छोड़ कर जा रहे हैं। अगर ये चलता रहा तो मुल्क के अगर नौजवान अपना ब्राइट फ्यूचर समझने के लिए बाहर शिफ्ट होते रहे तो कितना नुकसान समझते हैं इस मुल्क? देखें जी, बहुत नुकसान है। यहाँ पे इंजीनियर्स को नौकरी नहीं मिल रही, यहाँ डॉक्टर को नौकरी नहीं मिल रही, यहाँ और मतलब मास्टर डिग्री होल्डर हैं बड़े बड़े स्पेशलाइज जिन्होंने बच्चों ने किया हुआ है, तो उनकी हक तलबी हो रही है। उन्हें जब नौकरी नहीं मिलती तो वो चाहते हैं कि मुल्क की खिदमत करें, लेकिन जब उन्हें नौकरी नहीं मिलती तो वो दिल बर्दाश्त होकर बाहर चले जाते हैं। मेरा अपना एक बेटा जिसने स्कॉलरशिप पे PhD किया है, वो बाहर है, वहाँ उसने PhD भी की, उसे अच्छी मुलाजमत भी मिल गई। अब वो अपनी फैमिली को लेकर वहीं सेटल है। वो पाकिस्तान शायद ना आए, क्योंकि अगर उसे नौकरी यहाँ मिलती तो वो कभी भी पाकिस्तान से ना जाता। बहुत बड़ा नुकसान है कि हमारे जितने भी बासलाहियत आला तालीम याफ्ता नौजवान हैं और अपना फ्यूचर समझने के बाहर है। आखिर में ये बता दीजिएगा, अभी जो सूरत हाल है इस वक्त, मौजूदा हुकूमतें आती हैं जाती हैं और इसके साथ साथ जितने भी वादे दावे अवाम के साथ हो रहे हैं पूरे भी नहीं होते। अगर ये निज़ाम चलता रहा तो क्या समझते हैं कि मुल्क का कितना नुकसान? देखें जी, बहुत बड़ा नुकसान है। मैं आपको अर्ज़ करूं, अभी कुछ ही अरसा हुआ है ना जी, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी आए हैं। ये दिन रात अवाम के लिए खिदमत कर रहे हैं। कभी चिल्ड्रन अस्पताल जा रहे हैं, कभी निश्तर 2 जा रहे हैं, कभी निश्तर जा रहे हैं। तो जब मुंतखब जो लोग हैं, देखिए निगरान वज़ीर आला तो इतना काम कर रहे हैं, लेकिन जो मुंतखब हो के वज़ीर आला आएगा वो शायद इतना काम नहीं करता। पता नहीं क्या बात है या क्या मसाइल हैं उनके कि वो आवाम से दूर हो जाते हैं, आवाम को अछूत समझते हैं और वो यही समझते हैं कि वो जो कुछ है वही हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, ना इस्लाम में ना जमहूरियत में कहीं भी नहीं है। हुक्मरानी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इससे ओहदा बरा होने के लिए ये कांटों की सेज है, लेकिन जो इलेक्टेड को आते हैं वो टरखा जाते हैं। मैं तो सलूट करता हूँ मोहसिन नकवी साहब को, जिन्होंने निगरान वज़ीर आला बनते ही मुल्तान, ख़ास तौर पर मुल्तान को उन्होंने तरजीह अपनी प्रायोरिटी में रखा हुआ है और वो मुल्तान के मसाइल हल कर रहे हैं। मुल्तान के लोग उनसे बहुत खुश हैं। अल्लाह उन्हें सलामत रखे और ऐसा ही मुंतखब होने वाला कोई वज़ीर आला आए जो मोहसिन नकवी की पैरवी करता हुआ लोगों के मसाइल हल करे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत जिस तरह आपने अपने हाईलाइट किए बड़े मसाइल को। नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरह होता है जब भी जो हुक्मरान है जितने भी वादे इस हवाले से कर लेते हैं अवाम के साथ, और इसके साथ साथ जितने भी इलेक्टेड जो हुक्मरान होते हैं इलेक्शंस में इलेक्ट होने के बाद अवाम के साथ उस तरह का रवैया नहीं होता, या अवाम के साथ जो है जो वादे उस वक्त कर लेते हैं उसे भी वफा पूरा नहीं करते। नौजवान शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? क्या करते हैं आप? मैं फ़िलहाल स्टडी कर रहा हूँ इस टाइम। स्टडी कर रहे हैं। ये बताइएगा, स्टडी के बाद आपका क्या इरादा है जॉब के हवाले से? अगर हम बात करें, जितनी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, तो इस हवाले से क्या समझते हैं? पाकिस्तान में फ्यूचर अपना सिक्योर दिख रहा है? नहीं, पाकिस्तान में फ्यूचर सिक्योर नहीं है, क्योंकि काफ़ी बेरोज़गारी के मसाइल हैं पाकिस्तान में। नौजवान तलीम हासिल करके आजकल फ्री घूम रहे हैं। हुकूमत की तरफ से कोई जॉब्स वगैरह वैकेंसी पिछले 5 साल से नहीं आ रही, तो अनसेफ फ्यूचर है पाकिस्तान में। एक आम इंसान का, एक स्टूडेंट का, तो सेफ फ्यूचर हम नहीं फील करते पाकिस्तान में रह के अपना। अच्छा, उसके साथ साथ ये बताइएगा, जो हुक्मरान वादा कर लेते हैं कभी 1 करोड़ नौकरियों का, कभी नौजवानों को कई स्कीम्स ऐसी चला लेते हैं कि उसमें बासलाहियत नौजवान स्कीम्स चला दी जाती हैं, क्या कभी ये वादा उनका पूरा हुआ है आप लोगों के? नहीं, पिछले लास्ट 5-7 साल से जो उन्होंने वादे किए, अभी तक मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने कोई 1 करोड़ नौकरी दी हो या 1 करोड़ घर दिए हो आवाम को, या कुछ भी रोज़गार दिए हो। तो सारे वादे उनके बेवफाई निकलते हैं, झूठे होते हैं। आवाम को लारा लगा के वोट बैंक जब आते हैं, वोट के दौरान वो लारे लगा देते हैं, बाद में वो अपने हल्के में मुड़ के ही नहीं आते, आवाम के मसाइल हल ही नहीं करते हो। तो हुक्मरान के तो वैसे ही झूठे दावे हैं। आज तक मुझे तो नहीं लगा कि हुक्मरान कुछ कर पाएंगे। जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप बाहर जाकर सेटल होंगे या बाहर कोई अच्छी नौकरी तलाश करेंगे, तो इस तमाम सूरत हाल में अगर पाकिस्तान में रोज़गार के मौके बढ़ाए जाएँ या अच्छी रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, तो क्या समझते हैं जो यहाँ पर नौजवान हैं पाकिस्तान में, यहाँ पर ही सेटल होने का सोच सकते हैं? हाँ, सोच सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा नौजवान पढ़ा लिखा तबका पाकिस्तान से मूव कर गया, तो वो बड़ा शर्ती मसाइल भी जन्म लेते हैं। क्योंकि पढ़े लिखे लोग जब जा रहे हैं तो पीछे बच कौन रहा है। अगर यहाँ हालात अच्छे हो जाएँ, बिज़नेस सिक्योर हो जाए, तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, तो हम इधर ही बिज़नेस स्टार्ट कर लेंगे, अपने इधर ही काम करेंगे। यहाँ पे असल में ना माल और जान और हिफाजत ही नहीं है, सिक्योर ही नहीं है। अगर आप एक छोटा सा बिज़नेस भी स्टार्ट करते हो ना, आपको तंग किया जाता है, तरह तरह से आपको टॉर्चर किया जाता है, हर तरह से ना।
एक सेफ जोन आपको फ्राहम कर दिया जाए तो यहाँ रहने का फिर सोचा जा सकता है आपको। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी जिस तरह नाज़रीन नौजवान भी मौजूद थे हमारे साथ, उनसे भी हमने बात की, उनसे भी जाना कि जिस तरह से भी मौजूदा मसाइल हैं। एक और नौजवान भी इस हवाले से मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं कूलेंट पे काम करता हूँ। अच्छा, पढ़ाई वगैरह मुकम्मल करने के बाद कितना मुश्किल से नौकरी पाकिस्तान में मिलना इस वक्त हो चुका है? बहुत मुश्किल है वह काम करने में, और बहुत मुश्किल से नौकरी मिली है, और वो भी 200 रुपये पर लीटर पेट्रोल हो गया। और यानी कि जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं, महंगाई भी बढ़ती जा रही है और उस हवाले से काफ़ी मसाइल जन्म ले रहे हैं। तो रोज़गार इतने पढ़ने के बाद आला तालीम याफ्ता जो नौजवान है, इतनी तालीम जब हासिल कर लेते हैं, उसके बाद जो नौकरी मिल रही है क्या उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक है? नो, जो बंदा है यानी कि 16 जमातें पढ़ के यानी कि उसको एक 20,000 की नौकरी मिलती है, तो वो आपको पता है यानी कि इतना यानी कि क्या यानी कि बंदा कंफर्टेबल होता है यानी कि। इस वक्त आप समझते हैं कि जो हुक्मरान जो हैं वादा करते हैं आप लोगों के साथ, नौजवानों के साथ, वो पूरा नहीं होता? वो पूरा नहीं होता यानी कि हम यानी कि 10 जमात पढ़ के हमें 10,000 12,000 की नौकरी भी मिले, ये भी हुक्मरानों के एक महंगाई की वजह से हो रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जिस तरह अभी बात कर रहे हैं मसाइल के हवाले से, नौजवान मौजूद थे हमारे साथ। उनका यही कहना है कि 16 जमातें पढ़ने के बाद अगर आपको 20,000 रुपये की नौकरी मिले तो उसमें गुजारा करना कितना मुश्किल हो जाएगा, और इतनी तालीम हासिल करना का क्या फ़ायदा जब आप 16 जमातें हासिल करने के बाद 20,000 की नौकरी पे ही जाकर धक्के खाकर वो भी मुश्किल से आपको मिले। और इस वाले से जितने भी सियासतदान हैं, हुक्मरान हैं, अवाम स्पेशली नौजवान अवाम के साथ जो वादा करते हैं आज तक पूरा नहीं हुआ। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह बात कर रहे हैं अभी मौजूदा महंगाई के हवाले से, तो उसमें जितने भी कारोबारी हजरात हैं, स्पेशली खाने पीने का जिनका कारोबार होता है, वो इस वक्त कितना मुतासिर है, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहा है कारोबार? सर महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। अब देखें, पहले घी 150 रुपये 130 रुपये किलो मिल रहा था, अब मान पसंद घी है माँ पसंद 100 ग्राम कम भी है और 350 रुपये पड़ रहा है। मतलब जो 150 का आपको पड़ रहा था वो अब 350 का पड़ रहा है, और उस हिसाब से जितनी महंगाई होती चली जा रही है उतनी सेल हो रही है। सेल में तो वही तो फ़र्क है, आवाम के पास पैसा ही होगा तो वो हमारे पास आएंगे खाना लेने। आवाम भी भूखी हुई पड़ी है। तो अब चिकन का रेट देख लें, अब चिकन 650 रुपये 670 में मिल रहा है। और इस पे भी कोई कंट्रोल नहीं है, वो मर्जी का रेट होता है, डेली नया रेट आ जाता है पोल्ट्री की तरफ। ये वो उनका अपना रेट, अगर हम 10 रुपये रेट बनाए कस्टमर चला जाता है, कहते हैं जो रेट आपको ज़्यादा बाकी होता है। हाँ जी। तो अभी जिस तरह बात कर रहे हैं रेट ज़्यादा होने की वजह से सेल कम होती जा रही है, तो क्या समझते हैं अभी इलेक्शंस के बाद जो हुक्मरान या हुकूमतें आएंगी, महंगाई भी कंट्रोल कर पाएंगी? जी उम्मीद तो है, अल्लाह करे भाई हो जाए सेटिंग, लेकिन लगता नहीं है, जो हालात हुए पड़े हैं अब। जो हालात हुए पड़े। और ये कारोबार तकरीबन कितने अरसे से ये मुतासिर है? ये तकरीबन पिछले 1 साल से मुतासर हुआ है। एक साल से बहुत ज़्यादा। जी बहुत मुतासर हुआ है। 1 साल पहले हालात माशाल्लाह अच्छे थे। तो अभी कारोबार से अपनी रोज़ी रोटी कमाना, बिल भरना बिजली के, और सारा सर्कल चलाना, जगह किराया देना, कितना मुश्किल? सर बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है, बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। इस टाइम आप देख लें, इस साल में हमारा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब वही हम काम चला रहे हैं, बस कमाई 1 रुपया नहीं हो रही। जी सर्कल है वही मुश्किल ही चला। वही वो मुश्किल हो रहा है। तो सेल पहले कितने की हो जाती थी आपकी, और अब तकरीबन क्या? मतलब पहले 70% थी ना, अब 30-35 पे आ गई है। ठीक है, हाँ। पहले का 70% थी, अब वो 30%। मतलब 50% है, ये देख लो आप। 100 की 50। हाँ 50% है, और महंगाई इतनी है, भी खर्चे 60% हो जाते हैं। ठीक है, 10% खर्चे बढ़ जाते हैं। मतलब वो अपनी जेब से भी फिलहाल बचा ही रहे हैं अपने कारोबार को। कारोबार यही है, अभी इलेक्शन के बाद हो सकता है हालात सेट हो जाएं, इसी उम्मीद पे खड़े हैं। वैसे ये वो नहीं रहा। अभी जो है हिसाब किताब वही उम्मीद रखी बैठे हैं कि शायद उम्मीद अभी इलेक्शन के बाद हो सकता है कि हालात सेट हों और थोड़ा निज़ाम सेटिंग में आ जाए, लेकिन लगता नहीं है, उम्मीद नहीं है हमें जो हालात चले हुए हैं। अभी उम्मीद हुक्मरानों से नहीं है, वैसे अल्लाह ताला की ज़ात से। चलो अभी इलेक्शन के बाद हो सकता है कि हालात सेट हो जाएं। जी चलें, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह बात कर रहे हैं मौजूदा हालात के हवाले से, तो इसमें जितने भी हालात हैं, कारोबारी हजरात हैं, बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, और उनका यही कहना है कि मौजूदा हालात में कारोबार जो है अपनी जेबों से भरकर अपने कारोबार की जो साख्त है उसे बचा रहे हैं। कारोबार जो है अपना उसे सिर्फ बचा रहे हैं, इनकम कुछ नहीं हो रही।
कारोबार जो है उसमें खुद ही जेब से लग रहा है सारा हिसाब किताब, ताकि जब हालात ठीक हों तो अपने कारोबार को आगे जाकर उसमें से शायद हम कुछ कमा सकें। मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, अभी जिस तरह बात कर रहे थे मौजूदा हालात के हवाले से, जिसमें महंगाई की सूरत हाल से जितने भी शहरी हैं बहुत ज़्यादा मुतासिर है, और भी इस हवाले से जो हमारे साथ शहरी हैं बात करते हैं, जानते हैं कि इस तमाम सूरत हाल में जिस तरह महंगाई गुज़िश्ता 1-1.5 साल से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो महंगाई की शरह दिन ब दिन बढ़ती गई, तो आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या हाल है, ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र। से ठीक है आप? जी जी अल्लाह का शुक्र। सर, बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, जितने भी इस वक्त हालात बन चुके हैं, क्या आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरह की महंगाई या पाकिस्तान में इस तरह के हालात देखे थे? जहाँ तक मेरी याददाश्त काम करती है ऐसे हालात नहीं देखे थे, और आइंदा के लिए अच्छी उम्मीद तो रखनी चाहिए, लेकिन कोई उम्मीद भी कोशिश के बगैर पूरी नहीं हो सकती। तो लिहाजा आवाम में कनात होनी चाहिए, हुक्मरानों में अहलियत होनी चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करें, और हमारी ताजर बरादरी में खुदा खौफी होनी चाहिए। ये 3 फैक्टर मिलके महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते तो कम अज़ कम आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। बिल्कुल सर, जिस तरह आपने बात की ताजरों के हवाले से भी, तो हम जब देखते हैं कि पेट्रोल जब 10 रुपये महंगा हो, महंगाई की शरह बढ़ जाती है। पेट्रोल अगर 40 रुपये सस्ता हो, रेट्स चीज़ों के वहीं रहते हैं। तो इसमें किसकी नाअहली समझते हैं कि जो रेट है उस पर कंट्रोल ही नहीं हो पाता? इसमें बुनियादी फैक्टर तो अदालत का रियासत का है कि हुकूमत इतनी मौसर होनी चाहिए, इतनी मुखलिस होनी चाहिए कि वो कम्युनिटी के हर तबके को कंट्रोल करे, कानून के धारे में लाए। लॉजिक ये है कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो कीमतें बढ़ती हैं, तो कम होने पर कम भी होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल एक तो हुकूमत की गिरफ्त कमज़ोर है, और दूसरा ये कि हमारी ताजर बरादरी भी इस बारे में अपना अच्छा किरदार अदा नहीं कर रही। तो इन दोनों फैक्टर को बहरहाल बेहतर करने के लिए हमें बेहतर पॉलिसी बनानी चाहिए, और बेहतर पॉलिसी हमेशा बेहतर हुकूमत ही बना सकती है। और बेहतर हुकूमत कायम हो, जिसे गुड गवर्नर कहा जाता है, और फिर उसके बाद कुछ मामलात बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। सर, इसके साथ ये भी बताइएगा कि मौजूदा हालात में जितने हमारे हुक्मरान हैं, स्पेशली नौजवानों के साथ जितने वादे दावे आज तक हुए, जितने भी हमने नौजवानों का इंटरव्यू किया, उनका यही कहना है कि हमारे साथ जितने भी वादे दावे नौकरियों के किए गए आज तक पूरे नहीं किए गए, जिसकी वजह से सालाना कई जो नौजवान हैं लाखों की तादाद में मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। आला तालीम याफ्ता बासलाहियत नौजवान मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं, तो कितना नुकसान हो रहा है हमारे मुल्क का रियासत? ये बहुत बड़ा अलमिया है जी, नौजवानों का मुल्क छोड़ना। हमारी यूथ जब इस मुल्क में नहीं होगी तो ये मुल्क जंगल का नमूना पेश करेगा। इसमें भी बुनियादी रोल जो है वो हुकूमत का, और हमारी यूथ को ये चाहिए कि वो इस मुल्क के जब अच्छे दिनों में यहाँ बसर की हैं, तो अगर क्राइसिस के दिन हैं तो उसमें भी यहीं बसर करके इसे अच्छी मैन पावर, एक अच्छे पॉलिसी मेकर वो प्रोवाइड करने चाहिए। आवाम के लिए ये बहुत बड़ा ये सबक है, बहुत बड़ा ये मौका है कि वो अपने वोट को मेरिट पे कास्ट करें, ज़ात और बरादरी पर कास्ट न करें। जो पार्टियां बहुत मरतबा बारियां भुगता चुकी हैं, उन्हें मौका देने की बजाय अच्छी और नई पार्टी को, जिस पे करप्शन का दाग भी नहीं है, उसे मौका मिलना चाहिए, ताकि इसमें कोई बेहतरी आ सके। सर, आप जिस तरह सारी उम्र आपने देखी, पाकिस्तान में हालात देखे, हुकूमतें बदलती हुई देखी, निज़ाम बदलता हुआ देखा, तो क्या समझते हैं कि जो हालात ख़राब हुए हैं मुल्क के, कब से ख़राब होना शुरू? हुकूमतें तो बदली हैं, निज़ाम नहीं बदला। अगर निज़ाम बेहतर हो जाता तो आज हमारे ये हालात ना होते। हमारे यहाँ 9/11 के बाद बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, और सबसे बड़ी तबाही ये है कि बदलती हुई दुनिया के बदलते हुए हालात को हमने कंट्रोल करने, उन्हें समझने और उसे काउंटर करने के लिए हमने कोई हमारा थिंक टैंक, कोई हमारी सरकारी पॉलिसी वो नहीं है। ज़ाहिर है कि जो पॉलिसी लेस और सिस्टम लेस मुआशरा होगा, उसके हालात कभी नहीं सुधर सकते। इसके लिए हर कम्युनिटी को इनफरादी तौर पर भी आवाम को और तमाम कम्युनिटीज़ को मिलकर किरदार अदा करना चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि मीडिया भी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करे, पब्लिक की तकलीफ़ को अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाए, ताकि कहीं ना कहीं जो बेहतरी की उम्मीद हो वो एक रोशनी की किरण बन जाए। सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत प्यारी बात जिस तरह से सर ने आपने की। मज़ीद भी शहरी हैं इस हवाले से मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हो फर्स्ट क्लास। कैसे हालात चल रहे हैं आपके मुल्क के? हालात क्या हैं जी, बस पिस रहे हैं। महंगाई इतनी है, ना खाना खा सकते हैं, ना कोई दवाई ले सकते हैं, ना कोई बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। बहुत सारे मसाइल हैं हमारे लिए, बस अल्लाह रहमत करे जी। तो
आने वाले इलेक्शंस के बाद कोई बेहतरी नज़र आ रही है आप? देखें इंशाल्लाह, उम्मीद तो लगी हुई है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। देखें बाकी हालात तो अभी इस टाइम जो चल रहे हैं वो तो बहुत मुश्किल हैं। सारे हुक्मरानों को आजमाने के बाद क्या समझते हैं कि जो हुक्मरान है आवाम का कुछ सोचते भी? जी देखें, ज़ाहिरन लगता तो ऐसे है कि भाई आवाम के लिए सोचते हैं, लेकिन बड़े जो हैं अब पता नहीं कितने कितने उनके ऊपर मसाइल होंगे, वज़न होंगे। साफ ज़ाहिर है फिर एक आदमी को तो नहीं दे सकते, पूरे पाकिस्तान को चलाना होता है। जी तो इसमें अब जिस तरह अभी बात कर रहे हैं तो तमाम सूरत हाल में तो महंगाई की शरह अगर इसी तरह बढ़ती चली गई तो आवाम का कितना इसमें नुकसान? बस वो नुकसान तो होगा, बस फिर यही है कि आपके सामने है कि बस रोडों पे आवाम पीटेगी, एक दूसरे को मारेगी, क्या करेगी। हालात ऐसे हो रहे हैं। सही बात है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मेहरबानी। जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं मौजूदा हालात के हवाले से, तो उसमें जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि हालात इस तरह चलते रहे, हालात इस तरह ख़राब तर होते चले गए और महंगाई की शरह जो है उसे कंट्रोल ना किया गया तो उस हवाले से जो आवाम है उसका जीना महाल होकर रह जाएगा। मौजूदा महंगाई की सूरत हाल की वजह से भी जो आवाम है इस वक्त बेहद परेशान है और हुक्मरानों से जो उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं आवाम ने, बावजूद इसके कि कई दफ़ा इन लोगों को आजमाया गया, कई दफ़ा इन पर एतमाद किया गया, कई दफ़ा जो इनके वादे हैं जो इनने आवाम के साथ किए और उसके बावजूद भी वादे पूरे ना किए, इसके बावजूद भी आवाम को एक आस है, एक उम्मीद है इन हुक्मरानों से हालात ठीक करेंगे, मुल्क का निज़ाम ठीक करेंगे और महंगाई को कंट्रोल करेंगे। मज़ीद भी आवाम से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह भी बात कर रहे थे मौजूदा हालात में नौजवान जितने भी हैं, जितना भी नौजवान तबका है परेशान है इस वक्त, क्योंकि तालीम हासिल करने के बाद 16 साल तालीम जब वो हासिल करते हैं बहुत अखराजात उनके वालिदैन जो हैं उठाते हैं, मगर उसके बाद जो रोज़गार के मौक़े हैं उस तरह से मिल नहीं पाते उन्हें, जिसकी वजह से मुल्क छोड़ने का फ़ैसला करना पड़ता है उन्हें। कुछ और नौजवान भी हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? अब ठीक, आप सुना? वैसे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे हैं हालात? बस गुजारा तो हो रहा है फिलहाल। जिस तरह अभी मौजूदा हालात में महंगाई जो है इतनी बढ़ चुकी है, तो इस महंगाई की तमाम तर सूरत हाल में क्या समझते हैं कि जो हुक्मरान हैं आने वाले इलेक्शंस के बाद करेंगे कुछ आवाम के लिए? उम्मीद नहीं लगा सकते हैं, तो लिहाजा मेहरबानी फरमा करे ये कीजिए कि अच्छा कोई निज़ाम हो जाए, ठीक है, महंगाई कम की जाए। ठीक है। और मैं आपको ये बताता हूँ, जो भी पहले हुक्मरान है अच्छी नहीं की। जितने भी हुक्मरान पहले आए हैं आज तक जो उनने काम किए नौजवानों के लिए बेहतर नहीं किया है। और कितनी तालीम हासिल कर चुके हैं अभी तक? बहुत तालीम हासिल कर चुके हैं, उसके बाद रोज़गार नौकरी नहीं मिलती। जी जी ऐसे है। और जितने भी वादे दावे आप लोगों के साथ किए जाते हैं नौकरियों के हवाले से, 1 करोड़ नौकरियों का भी वादा हुआ, पूरा नहीं हुआ आज तक। नहीं हुआ। तो क्या समझते हैं आने वाले इंतखाबात में जो भी मज़ीद वादे नौजवानों के साथ किए जाएंगे क्या पूरे हो पाएंगे? उम्मीद है फिर हो जाएंगे। उम्मीद है आपको? हाँ जी हो जाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं मौजूदा हालात में महंगाई के हवाले से, तो उसमें नौजवान जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं और इस हवाले से कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं इनसे भी जो हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह कैसे ठीक है? शुक्र है मालिक का। कैसा चल रहा है निज़ाम मुल्क का, आपका कारोबार का, हालात का? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो कारोबार अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा है वो तो मिल रहा है। बाकी जो है ना लोग जहाँ भी जाओ ना लूटने वाले बैठे हैं। अभी मैं दवाई लेने गया हूँ पीके मर्ज की दवाई। ये मार्केट में 350 का मिल रहा है पता। 350 का? हाँ, तो कितना इजाफा हुआ इसकी कीमत? अभी जो है ना एक मेडिकल स्टोर से मैंने पूछा है तो वो 450 रुपये कह रहा है, 450 रुपये पता। मतलब रेट इसका 350 है जबकि 450 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है। और जितना भी ये ओवर प्राइसिंग नाज़रीन आप देखें, कौन सी दवाई है ये पीके मर्ज है दवाई है जिसकी वजह से जो ये दवाई है 350 रुपये का इसका एक पत्ता होता है, मगर 450 रुपये का मिल रहा है। और कई दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि मार्केट में शॉर्ट करके उसे फिर ब्लैक में बेच रहा है। मैंने कहा भी अभी मेरे साथ चल, मैं तुझे 400 रुपये का पत्ता देता हूँ और मैं किराया भी नहीं लूँगा रचके का। तो क्या लगा नहीं, मैंने कहा भाई तू 350 का मार्केट में मिल रहा है, जब तू इतने प्राइस क्यों ले रहा है? क्या लगा जी बस जाओ अपना काम करो। अगर आपने लेनी है लो, नहीं लेनी। हाँ, इस हवाले से क्या समझते हैं जो इदारे हैं, हुक्मरान हैं, और ये हुक्मरानों को चाहिए ना रेट इनका चेक करें, कंट्रोल रेट करें। ऐसा तो नहीं जो भी है तो वो
खा लो। रक्षे का काम है। हाँ जी, तो रक्षा जिस तरह चलाते हैं, एलपीजी जो हम बात करें, किस तरह के कितने रेट पर मिल रहा है एलपीजी? मुख्तलिफ रेट में 300 पे भी मिल रही है, 290 रुपये भी मिल रही है। मतलब उसका भी कोई रेट नहीं है, जहाँ पर जाए अपना रेट है, मनमाना हाँ, रेट। जिसका दाव लग रहा है वही चला रहा है काम, कोई पूछने वाला नहीं है। तारा कोई इस हवाले से चेक एंड बैलेंस उन पे नहीं रखा जा रहा। कोई नहीं रखा जा रहा। तो अभी क्या समझते हैं कि जिस तरह अभी निज़ाम है, हालात हैं, हर कोई लूट मार में मसरूफ़ है, गरीब आदमी जो है वो तो पिस रहा है ना, वो तो चक्की में पिस रहा है ना, उसका नसीब में पिसना ही लिखा हुआ है। आने वाले इलेक्शंस के बाद कोई बेहतरी देखते हैं? नहीं, कोई बेहतरी नहीं, सब चोर हैं। जितनी भी आपकी उम्र गुजरी हुकूमतें देखी, किसी हुकूमत ने आज तक कोई सिवाय भुट्टो के भुट्टो के अलावा कोई हुक्मरान आपने नहीं देखा पूरी ज़िंदगी में जिसने शहरियों का कुछ किया? ना, कुछ नहीं किया। सब या यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो है ना वो काम किया, जब भी सीट पे आया ना उसने सही काम करा है। चलें, बहुत शुक्रिया अंकल, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं किस तरह से मार्केट में दवाइयाँ भी ब्लैक में फ़रोख्त हो रही हैं, रोकथाम इनकी कोई नहीं कर रहा। मज़ीद भी लोगों से बात करते हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का बरकत। ये सेठ ठीक है? बिल्कुल सेठ जी, अल्लाह का आप मौजूदा हालात में भी बात कर रहे हैं कि जिस तरह महंगाई की एक जो शरह है बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, क्या ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी में ऐसे हालात देखे थे आपने कभी? सर बुरा हाल हो रहा है, सब हमारा क्या सबका बुरा हाल है, ठीक है ना जी। महंगाई, एक दिन एक चीज़ लेने जाएं, अगले दिन उससे वो डबल हुई पड़ी होती है। कोई कंट्रोल भी नहीं है यहाँ पे ना, महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। इदारे जो है इस हवाले से नहीं सोए कंट्रोल। हुए हैं, वो मरे पड़े हैं, सोए हुए हैं वो सारे इदारे, ठीक है ना जी। आप एक चीज़ लेने जाए ना जी, अगले दिन या उससे अगले दिन, अगले माह, मैं क्योंकि मंथली में सामान लेता हूँ, अगले दिन वो मैं ले नहीं सकता, जितना मेरा है खर्चा है उससे वो डबल हो जाता है। वो मतलब अभी जो सामान जितने का है वो अपने मनमाने रेट पे बेचा जाए, मनमाने में रेट पे, बिल्कुल जी, इसमें कोई check and balance कोई और चक्कर हम जिस तरह देखते हैं पेट्रोल अगर 10 रुपये महंगा हो, चीज़ों के रेट फ़ौरन ऊपर हो जाते हैं, 40 रुपये सस्ता हो, रेट नहीं कम। सर देखें ये बात, जब पेट्रोल ये सस्ता उन्होंने किया है तो उस पर अमल तो करवाएं ना जी वो लोग। अब जाके किराए को देख लें आप, किराए वैसे के वैसे ही हैं जितने के पहले थे, ठीक है ना जी। अब गरीब आदमी या कोई भी है जो जिन्हें सफ़र करना है, अब उसके लिए तो वो मुश्किल वही रेट वही है उनके ना किराए के, ठीक है ना। उसी हिसाब से अगर कोई चीज़ लेने जाए तो अगर पेट्रोल का उन्होंने बढ़ाया है या बिजली का रेट बढ़ाया तो यानी कि ना तो उसे कम कर रहे हैं ना पेट्रोल को उन्होंने कम तो किया है, लेकिन महंगाई की शरह वहीं के खड़ी हुई है। महंगाई जैसे बरकरार है तो आने वाले इलेक्शंस के बाद क्या समझते हैं महंगाई कुछ कम हो पाएगी, हुक्मरान कम करेंगे? ये देखें आने वाला फिर भी तो यही आएंगे ना जी, जिन्हें आजमा चुके हैं कई बार। आजमा देखें ना जी, वही आएंगे। अल्लाह करे कोई ऐसा कोई, मैं कहता हूँ कोई फरिश्ता आए, लेकिन यहाँ तो फरिश्ते तो मिलते ही नहीं, तो वो आके कंट्रोल करे महंगाई को, सिर्फ कंट्रोल करें। मैं एक जगह पे तो ठहरा लेना महंगाई को ना, कि भी यार ये चीज़ इतने की है यहीं पे रहेगी, लेकिन ये तो नहीं कि भी हर माह, हर 2 दिन, हर 4 दिन बाद उसे। अब सुना है मैंने आज, बल्कि दोस्त मुझे बता रहे थे, ये घी जो है ना वो 20 रुपये पर केजी बढ़ गया, 20 रुपये केजी। आज मेरे दोस्त मुझे मिला दफ्तर में, उसने कहा जी 20 रुपये पर केजी और 5 रुपये फ़ी किलो ये उस पर टैक्स को लगा रहे हैं उस पर। मतलब जिस तरह से चीनी की बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ों ये तो मुझे 2 चीज़ों का पता लगा ना, बाकी ऐसे हर चीज़ में ऐसे रेट बढ़े होंगे। जिस तरह से अब आटा भी इतना नायाब हो चुका है कि हाँ, आटे की अब बात कर रहे हैं जनाब, बड़ी खुशी हुई आपसे, मेरे जहन में नहीं था सर। आटा देख लीजिएगा, ये अब 5500 रुपये मान कर दिया उन्होंने आटा, जो 5400 रुपये मान, यानी कि वो जो मिल वाले देते थे, ठीक है ना। मिल से बाहर तो उसके भी रेट ज़्यादा है, ठीक है ना। मिल पे 5400, आज उन्होंने 5500 कर दिया एक मन का। अब जिस तरह गरीब आदमी जो 1 किलो लेता है, और महंगाई जिस तरह बढ़ती जा रही है, हाँ बस ये तो अल्लाह हाफ़िज़ जी। निज़ाम जो है उसे कंट्रोल, ये हुक्मरान जितने वादे कर रहे हैं कि भाई बिजली सस्ती कर देंगे, बिजली मुफ्त कर देंगे, और जब हुकूमत में आते हैं तो इन्हीं की हुकूमत में हमने बिजली 60-60 रुपये यूनिट पे देखी है। सर वो जो कह रहे हैं ना कि भी हमने मुफ्त कर देनी है, उन्हें ये कहें कि वो पहले वाला रेट ही तो बना कर देना, ना दें हमें मुफ्त, वो पहले वाले रेट पे लेके आएँ, जो पहले वाले रेट थे ना उस पे लेके आएँ। मैं किसी सियासी की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। सिर्फ जो रेट पहले वाले थे उसी पे लेके आएँ, हमें नहीं चाहिए कि वो 300 यूनिट फ्री कर दें, किसी को ना वो करें, लेकिन रेट कम कर दें बस। और जिस तरह से अब मौजूदा हालात में वालिदैन बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें इतना खर्चा करते हैं, तालीम हासिल करवाते हैं, उसके बाद नौकरियाँ ही नहीं है। नौकरियों का देख लें जी, जिस तरह हालात बन, बुरा हाल है नौकरियों का, क्या करेंगे बताओ। जितना पढ़ा रहे हैं वालिदैन, बस सिर्फ आप पढ़ाते जाएं, बस खर्चे उठाते जाए, हाँ जी। और इतनी महंगा तालीम भी इतनी महंगी हो। सारे तालीम किताबें जाके देख लें जी, एक तो मिलती नहीं है,
अगर मिलती हैं तो वो इस पर क्या कह रहे हैं आपको, ब्लैक में मिल रही हैं वो किताबें भी। हाँ, किताबें ब्लैक में मिल रही हैं। स्कूलों में जाके तो स्कूल वाली किताबें बाहर नहीं मिलती, बाहर से मिल जाए यार, बंदा वहाँ से ले ले। स्कूल वालों ने अपनी मनमानी रेट पे ना वो दे रहे हैं वो। तो अभी इस मौजूदा हालात में कोई बेहतरी नज़र होती आती है आप? अल्लाह करे जी, आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ कर रहा हूँ। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, बाकी किसी अल्लाह की ज़ात से बिल्कुल जी। सब बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया, बड़ी प्यारी बात की आपने। और जिस तरह अभी बात कर रहे हैं मौजूदा हालात के हवाले से, तो इन हालात में जो महंगाई है एक तरफ बढ़ती चली जा रही है, दूसरी जानिब जो हमारे शहरी हैं उनका ये कहना है कि किसी चीज़ का एक रेट नहीं है। आज आप किसी एक रेट पर ख़रीद रहे हैं तो कल जो रेट है वो उससे ज़्यादा होगा। मनमाना रेट पर जो है दुकानदार जो है, ताजिर जो है, अपने मनमाने रेट पर जो चीज़ें उसे बेच रहे हैं, मगर इस हवाले से इदारों का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। और उसके बाद बात करें अगर तालीम की, तो जो वालिदैन अपने बच्चों को लाखों रुपए लगाकर इतनी आला तालीम दिलवाते हैं, उसके बाद हालात मुल्क के ये हैं कि उन्हें रोज़गार के मौके नहीं मिल रहे। नौजवान मुल्क छोड़ने का सोच रहे हैं। कौम जो है इस वक्त उसके जितने पोटेंशियल रखने वाला नौजवान है, मुल्क छोड़कर ही अपना समझता है कि शायद जो फ्यूचर है वो बन पाए। और मौजूदा हालात में महंगाई ने जितना इस वक्त हालात ख़राब कर दिए हैं शहरियों के, तो उनका यही कहना अल्लाह की ज़ात ही है जो कि हालात बेहतर कर सके। हुक्मरानों से सवाल से कोई उम्मीद नहीं है। मज़ीद भी बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी बात कर रहे थे हम मौजूदा हालात में और नौजवानों के हवाले से, जितने भी हमारे नौजवान हैं स्पेशली मुल्क छोड़ने का सोचते हैं। तालीम हासिल करने के बाद, 16 साल की तालीम हासिल करने के बाद भी उन्हें कोई स्कोप पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा। और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि अगर नौजवान जो पोटेंशियल रखते हैं, सलाहियत रखते हैं, उनके साथ किए गए वादे इस तरह से जब वफा नहीं होते तो उन्हें ज़ाहिर सी बात है मुल्क छोड़ना पड़ता है। और मौजूदा जो महंगाई की हालात हैं, अब महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। महंगाई की शरह जिस तरह से बढ़ चुकी है, तो उसमें घर का गुजारा करना, सर्कल चलाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। कुछ नौजवान मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि कितने मुश्किलात का सामना है हमारे नौजवानों को। इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का करम से ठीक है आपकी? सब दुआएं आपके। इतनी तालीम हासिल करने के बाद, इतना पैसे लगा देने के बाद वालिदैन का, नौकरियां जो हैं मिलना कितना मुश्किल हो चुका? नौकरियां मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। ऐसे समझ लें कि भाई अल्लाह माफ़ करे, इंसान पूरी ज़िंदगी पढ़ाई में ज़ाया कर देता है। जब जवानी के इक़्तिदार पे पहुंचता है ना, तो शादी के बाद कुछ अपनी भी ख्वाहिशात होती हैं, कुछ मतलब है घर वाले भी सोचते हैं कि यार बेटे को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। उनके दिल में कहीं ना कहीं उनकी दिल में तो होती है माँ बाप की कि भाई बच्चा हमारा बड़ा हो के हमारे लिए कुछ करेगा। पर पाकिस्तान है माशाल्लाह, ठीक है, आपके पास सिफारिश है, पैसे हैं तो जॉब मिल जाएगी, ठीक है। सिफारिश नहीं है या पैसे नहीं है, इन दोनों में से एक चीज़ भी नहीं है आपके पास, तो ना जॉब मिलेगी। फिर प्राइवेट नौकरियां करो या मजदूरी करो, चाहे जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन हो, उसमें कोई इशू नहीं है। और फिर उसके बाद मिलना एक तो मुश्किल है, और अगर मिल जाए तो जो तनख्वाहें दी जाती हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें गुजारा हो पाता हो या उसमें जो एक सर्कल है घर का चल पाता हो। वो ऐसे है ना कि भाई अब सरकारी जॉब तो है, उनको पता है पक्की जाएँ ना जाएँ, बंदी लगी हमारी तनख्वाहें आ जाती हैं 40,000 50,000, ऊपर से भी थोड़े से बन जाते हैं, इधर उधर से फंड्स वगैरह भी आ जाते हैं, सारा कुछ ठीक है। प्राइवेट जॉब एक दिन छुट्टी की दिहाड़ी ख़त्म, ठीक है। प्राइवेट जॉब 3 दिन छुट्टी अगर मजबूरी में कर भी ली तो जॉब भी ख़त्म, ठीक है। और माशाल्लाह सैलरी इतनी होती है कि आप घर का खर्चा, घर का बिजली का बिल, दूध, ये करने के बाद आप सोच रहे होते हैं कि यार पूरा महीना आगे खड़ा है, मैं कैसे चलाऊँगा, ठीक है। हालात ये होते हैं, ठीक है। अभी ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। तो आने वाले इलेक्शन के बाद कोई उम्मीदें नज़र आती हैं आपको कि हुक्मरान जो है आवाम के साथ, नौजवानों के साथ कुछ बेहतर करें, रोज़गार के जो मौक़े हैं इनके बढ़ा? उम्मीद ही होती है कि शायद कर दें, ठीक है। चांस नहीं होते। उम्मीद कितनी होती है? 20% बस, ठीक है। 80% हमें पता होता है कि इन्होंने जस्ट हमें थोड़े से ख्वाब दिखाने हैं, उसके बाद ऑप्शन नहीं है आपके पास, इसलिए इन्हीं कुछ लोगों को बार बार ला रहे हैं। एक ही सेम चेहरे दोबारा जब दिखाए जाते हैं ना, ठीक है। जब एक शक्ल को हम पहचान चुके हैं कि यार पिछले 5-10 सालों से, 20 सालों से, 30 सालों से हम उन्हीं से ही धक्के खा रहे हैं, ठीक है। फिर वही शक्लें जब सामने आती हैं ना, तो चांसेस 20% जो होते हैं ना, वो भी हमारे 15 या 10% हो जाते हैं कि भाई हमें शायद ही कुछ इनके दिल में कोई हो, कर दें, शायद ही कुछ कर लें, शायद कोई ईमान ताज़ा हो जाए, शायद कोई इनके दिलों में अल्लाह का डर खौफ आ जाए कि भाई हमारे लिए कुछ कर दें। नहीं तो इतने अच्छे स्कोप वाले जितने भी हमारे नौजवान हैं ना, सब बाहर के मुल्कों में जाके उनके लिए काम कर रहे हैं।
जबकि उनके पास इतना टैलेंट है कि वो पाकिस्तान में भी कुछ कर सकते हैं। कि पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें मौके ही नहीं मिल रहे, वहाँ रोजगार रोजगार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपकी ना जो जान पहचान है ना, मिसाल है कि भाई आपके पास पैसे हैं, ठीक है, सिफारिश है तो काम बनेगा। अब पैसे भी हैं तो सिफारिश नहीं है तब भी काम नहीं बनेगा, ठीक है। सिफारिश पे एक ग्रेजुएट जो है ना उसको जॉब नहीं मिलती, जबकि सिफारिश पे एक मिडिल क्लास और 10वीं पास लड़के को जॉब मिल जाती है जिसको पता ही कुछ नहीं होता। सिर्फ क्या है जी, वो किसी बड़े ओहदेदार का ना जान पहचान वाला है, रिश्तेदार है, जिसकी वजह से वो बैठ जाता है उस सीट पे जिस पे बैठने का किसी और का हक होता है, ठीक है। हक मारा जाता है और इसकी वजह से फिर जितने भी नौजवान हैं बड़ा डिमोटिवेट होते हैं, फिर इस वाले से इतनी मेहनत भी नहीं कर पाते। मेहनत सर, अब जिसको पता ही कुछ नहीं है, एक बंदे की तालीम ही मिडिल क्लास या मैट्रिक है, उसको पता ही कुछ नहीं है कि मैंने करना क्या है, ठीक है। उसको बोलने का ही नहीं पता कि मैंने किस तरह से बोलना है, किससे किस लेवल में बोलना है, ठीक है। वो इस सीट पे बैठ के वो क्या काम करेगा, उसने सिर्फ टाइम पास करना है, ठीक है। अब जिसका वो हक बनता था, जिसको हर चीज़ का पता था, वो यहाँ से उसका काम नहीं बना, वो कोशिश करेगा बाहर के मुल्क जाएगा। बाहर के मुल्क जब वो चला जाता है ना तो फिर उनके लिए काम करता है और डट के काम करता है और हिम्मत से काम करता है। यहाँ पर जितने भी अपने मुल्क का पावा भी मनवाता है कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ पर काम यहाँ कर रहा हूँ। और यहाँ पर तो वहाँ जाके लोग होटल में एज अ वेटर या डिश वॉशिंग भी कर लेते हैं रोजगार के लिए, पैसों के लिए। यहाँ पर अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो नौजवान तब मुल्क का कुछ कर सकते हैं, मुल्क को संवार सकते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी की बात है। ऐसी अपॉर्चुनिटी की बात है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ना चौधराहट है, ठीक है, चौधरीपन, भाई हम बड़े वडेरे हैं, चौधरी हैं, ये हैं, वो हैं। तो अब एक मिडिल क्लास जब पढ़ लिख के बड़ा हो जाता है ना तो वो फिर कोशिश करता है मैं बाहर निकलूँ, यहाँ पे इन चौधरियों के हाथ ना फंसूँ, ठीक है। अगर निज़ाम ऐसा चलता रहा तो क्या समझते हैं कि मुल्क का क्या होगा? मुल्क का तो पहले से ही बेड़ा करके है क्या हो सकता है। और इस तरह जिस तरह अभी बात कर रहे हैं, इन्हीं हुक्मरानों को आजमाने के बावजूद भी ऑप्शन कोई नहीं है, इन्हें फिर लाना पड़ता है। आखिर में कोई मुतालबा इन लोगों के सामने रखना चाहेंगे एज अ नौजवान, इन्हीं हुक्मरानों के सामने जो आपसे कभी 1 करोड़ नौकरियों का वादा करते हैं, कभी कई स्कीमें चला देते हैं, कामयाब नौजवान स्कीम या कोई इस तरह की जो नौजवानों के लिए स्कीमें चला देते हैं, मगर इसका प्रैक्टिकली कोई नताइज नहीं आ रहे, ना कोई फ़ायदा हो रहा है, ना ही इतनी चीज़ें कारामद हैं जिससे जो नौजवान है रोज़गार हासिल करके घर का सर्कल चला पाए मौजूदा महंगाई में। कोई मुतालबा इस वाले से रखना चाहेंगे इनके साथ? मुतालबा क्या करना है, मुतालबा यही कह सकते हैं कि यार जितने पढ़े लिखे नौजवान हैं ना, कोशिश करें कि उन्हें आगे ले आने की कोशिश करें। जिनके पास आप देखें कि भाई इसके पास टैलेंट है, ये कुछ कर सकता है यार, पाकिस्तान के लिए कुछ करेगा, उसको आगे लेके आएँ। उदाहरण अगर कोई आपके दिलों में कोई चीज़ रह गई है, अल्लाह का डर थोड़ा सा भी है या ईमान थोड़ा सा भी उजागर है, तो आप कोशिश करें कि अपने मुल्क के जितने भी नौजवान हैं ना उनके लिए कुछ करें, ठीक है। जब वो खुश होंगे, रोज़गार अच्छा होगा, ठीक है, हमारी फैक्ट्रियाँ चल जाएंगी, हमारा सब कुछ चल जाएगा, जो चीज़ें बंद हो रही हैं, ठीक है। कमाना जितना भी था इन्होंने, खाना जितना भी था, सबको पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। वो इन्होंने पेट भर लिए हैं, आप बस कर दें, मेहरबानी करें कि खुदारा अपने नौजवानों को देखें, ठीक है, उनके लिए कुछ सोचें, कोई अच्छा रोज़गार का सिस्टम बनाए। वादे बूदे ना करें जी, हम वादे कर रहे हैं 1 करोड़ नौकरियां और ये वो, इन पे कोई अमल नहीं करता। वक्ती तौर ये हमें ना गुलाब के फूल दिखाए जाते हैं जी, ऐसे बाद में पता लगता है रोडों में जलील हो रहे हैं वो, ठीक है। वक्ती तौर ये हमारे पास आके बैठ भी जाएंगे जी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब इनका काम हो जाता है उसके बाद इनके पास मिलने के लिए भी चले जाओ ना तो 2-2 महीने बंदा जलील होता है, तब भी सिर्फ एक सलाम के लिए मिलते हैं बस। उसके बाद अच्छा जी कर देंगे, वो गए, ठीक है। तो इसका हल, इनके लिए हल यही है कि खुदारा कुछ अपने मुल्क के लिए सोचें, कुछ अगर इनके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर अल्लाह का खौफ है, कोई डर है, बाकी जितना कमाना था वो इन्होंने कमा लिया, क्योंकि मुल्क को खा गए हैं, ख़त्म कर दिया, कुछ भी नहीं बचा अब, ठीक है। कुछ अरसे के बाद अब या तो फिर ये एक मुल्क 3 हिस्सों में बट जाएगा, ठीक है, या तो इसका बचना ही कुछ नहीं है। सब अपने घर के बाहर खड़े हो गए, अपने घरों को ही संभाल रहे होंगे कि यार मेरे घर में कोई ना घुस जाए, क्योंकि यहाँ पे अब एंड ये होने वाला है कि आपस में एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है। इतनी भूख पड़ गई है कि गरीब अमीर को, अमीर गरीब को, मिडिल क्लास छोटे जो आपसे कमज़ोर होगा ना, आप उसको काट के खाओगे, मैं इसको खा जाऊँ, क्यों कि हमारे पास बचा ही कुछ नहीं है, बचा ही कुछ नहीं है। अब हालत ये हो गई है कि हमारा गुजारा नहीं हो सकता। जितने हमारे पास आते हैं हम 10 दिनों में ख़त्म कर जाते हैं, बाकी 20 दिन हम देखते हैं कि किसको काट के खा जाएं, इससे हम खोंस लें, ठीक है। तो चोरियाँ डकैतियाँ किस लिए हो रही हैं? इसी वजह से हो रही हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। नहीं तो किसी का दिल नहीं करता यार मैं चोरी करने जाऊँ, मैं उसको मार दूँ या वो मुझे मार दे या कोई ऐसा मसला बन जाए, ठीक है। ये जस्ट
एक हालात के मजबूरी की तंगी की वजह से ना, कई देख लो पढ़े लिखे होते हैं, कई चोर भी होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं बेचारे, सिर्फ क्या तंग हो गए ना वो लोगों को काटना शुरू कर देते हैं। जस्ट मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि नौजवानों पे ज़्यादा गौर दें, ज़्यादा कोशिश करें कि उनको आगे लेके आएँ ताकि ये हालात हमारे मुल्क के अच्छे हो जाएँ। बहुत शुक्रिया आपका जिस तरह से बात की आपने, और बड़ी प्यारी बात की नाज़रीन। एक तरफ जहाँ पर नौजवान मुल्क छोड़ने का सोच रहे हैं, दूसरी जानिब हालात से तंग होकर यही नौजवान चोरी डकैती की वारदातों में भी मुलविस पाए जाते हैं बाज़ औक़ात। एक और नौजवान भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। नौजवानों की अभी स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, क्या समझते हैं जो अभी हालात हैं स्पेसिफिकली नौजवानों के साथ जो वादे दावे होते हैं हुक्मरानों की तरफ से, पूरे आज तक हमें भी होते दिखाई नहीं दिए, तो आपको उम्मीद नज़र आती है? आप नहीं, आजकल इलेक्शन हो रहे हैं, देखो आगे हुकूमत क्या करती है। नौजवान के बारे में बड़ी उम्मीदें होती हैं नौजवानों को अपने लीडरों से, पता नहीं क्या वादे वूदे दिखाते हैं, फिर इंशाल्लाह आप देखो क्या बेहतरी आती है। अब इलेक्शन होने वाले हैं, आपके इतनी तालीम हासिल करते हैं उसके बाद आउटकम वैसा नहीं मिलता। इतना तो नहीं मिलता, आपके सामने ही है। आपकी आजकल की नेशन आउट ऑफ कंट्री ज़्यादा जा रहे हैं, और नौजवान मैट्रिक करके आज क्या, मैट्रिक के बाद FSC क्या करते थे, बस बाहर चले जाती है और क्या करते हैं। पाकिस्तान में आजकल उनको कुछ मिलता नहीं है। पाकिस्तान का फिर अगर इस तरह से जितना भी पोटेंशियल है बाहर जाता रहा, क्या समझते हैं पाकिस्तान में फिर तो जो बासलाहियत नौजवान है वो रह ही नहीं। सारी यूथ अगर बाहर चली जाएगी तो पाकिस्तान में क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। यूथ का सोचना चाहिए, यूथ रोजगार के मौके, रोज़गार के बिल्कुल मौके बढ़ाने चाहिए, नौकरियां देनी चाहिए लीडरों को, और लीडर हैं हमारे क्या करें। और उस हिसाब से काम नहीं कर रहे नौजवानों के साथ, उस तरह से वादे पूरे नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। नौजवान नस्ल बेचारी डिसहार्ट हुई पड़ी है। बहुत शुक्रिया आपका। नौजवान जो है डिसहार्ट हो रहे हैं, नौजवानों के साथ जो किए गए वादे हैं, दावे हैं, पूरे नहीं होते, जिसकी वजह से मुल्क छोड़ रहे हैं। चोरी डकैती की वारदातों में पढ़े लिखे आला तालीम याफ्ता जो नौजवान हैं वो जाके इन वारदातों में भी मुलविस होते हैं। इनका हालात अब ये हैं कि 16 तालीम हासिल करने के बाद नौकरी नहीं मिल रही, रोज़गार नहीं मिल रहा, घर का सर्कल नहीं चल रहा, तो ये नौजवान क्या करते हैं, वारदातों में भी मुलविस हो जाते हैं। यही हुक्मरान जो इनके साथ नारे वादे करते हैं, इनसे नारे लगवाते हैं, इनसे झंडे उठवाते हैं, और इन्हें इलेक्शनों के दिनों में बहुत इस्तेमाल करते हैं और मंशूर रखते हैं कि नौजवान जो हैं, जितने भी नौजवान हैं, इस हवाले से जो नौजवान पाकिस्तान का मुल्क रोशन कर सकते हैं, हम उन्हें मौक़े देंगे, हम उनके साथ जो है भरपूर साथ देंगे, नौकरियां देंगे। मगर एट द एंड ऑफ द रिज़ल्ट यही होता है कि नौजवान मुल्क छोड़ने पर मजबूर होते हैं। इस पर कुछ होना चाहिए, संजीदा होना चाहिए हुक्मरानों को, हुकूमतों को, इदारों को, ताकि नौजवान मुल्क को ही सर्व कर सकें, बासले जितने भी नौजवान हैं इस मुल्क के लिए कुछ कर सकें। मज़ीद भी अवामी मुश्किलात टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए अल्लाह ने के बाद।